उन्होंने सनातन की तुलना कर दी थी बीमारी से, मलेरिया से, डेंगू से, और कहा था कि सनातन को समूल नष्ट करना पड़ेगा। आखिर इतना विरोध कैसे कोई कर सकता है भाई? के बाद में जो द्रविड़ आंदोलन बढ़ा है उसके बाद सारी राजनीति बदल गई, और एक समय ऐसा था कि चेन्नई में जो है वो भूजल 2000 फीट नीचे चला गया था। तो एक बड़ा विषय जो है वो पानी का है, दूसरा विषय नौकरी बेरोजगारी का विषय है, और तीसरा विषय है महंगाई का। तो ये तीनों विषय ऐसे हैं कि जो सत्ताधारी दल है उसकी नाक में दम कर देते हैं। तो वहां स्टालिन के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है वो महंगाई है, पानी है और नौकरी है, बेरोजगारी है। बहुत लोगों को आश्चर्य हो सकता है, 4 प्रमुख पार्टियां जिनकी हम बात कर रहे हैं, डीएमके, एआईएडीएमके, कांग्रेस और भाजपा, चारों में से एक भी दल ने ब्राह्मण समाज के एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आज बात करेंगे तमिलनाडु के चुनाव की। क्या है मुद्दे और वास्तव में किस तरह जाएगा चुनाव और क्या फैक्टर्स हैं। तो इस विषय पर एक छोटा सा वीडियो, एक वानगी, और उसमें कई तरह की आपको जानकारियां मिलेंगी। चेन्नई फैक्टर क्या है द्रविड़ आंदोलन, आर्यों को लेकर क्या मामला है, और डीएमके और एआईएडीएमके के बीच कैसी है खींचतान, आपको बताते हैं इस वीडियो में। जी, मेरे को लगता है यदि तुरंत बता दिया जाए एकदम अचानक एकदम से, तो सत्ता परिवर्तन होने वाला है वहां तमिलनाडु में। अभी सरकार है डीएमके की, और डीएमके मतलब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जी। और ये यदि आप देखेंगे दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं वहां की, तो नाम दोनों का मिलता जुलता ही है। एक डीएमके है, एक अन्ना, हाँ, एक एआईएडीएमके है, और अन्ना द्रमुक और साथ में जुड़ गया है। असल में क्या है कि वहां हम देखें तो 1967 के बाद में जो द्रविड़ आंदोलन बढ़ा है उसके बाद सारी राजनीति बदल गई, और राजनीति भी इस तरह से बदली कि तमिल अस्मिता की बात हो गई। द्रविड़ आंदोलन की बात करें तो आर्यों के खिलाफ जो एक थ्योरी चलती है वो थ्योरी कहीं ना कहीं चली है, और उसका बड़ा खामियाजा मुझे लगता है तमिलनाडु में ब्राह्मण समाज को बहुत बड़ा खामियाजा वहां भुगतना पड़ा है। हम बात करते हैं तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ रामायण महाभारत की जो कहानियां चलती हैं जी, आप उनमें देखेंगे जो दूरदर्शन पर भी बहुत प्रसिद्ध धारावाहिक रहा बीआर चोपड़ा का महाभारत, उसमें आप देखते होंगे बहुत से जो कैरेक्टर हैं वो महिला कैरेक्टर जो है वो अपने पति को आर्यपुत्र कह के संबोधित करती है। या ध्यान आ रहा होगा, आर्यव्रत, हाँ, आर्यपुत्र कहती हैं, हाँ, तात, हाँ। और एक टर्म हमारे यहाँ और चलता है संस्कृत का, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाने का एक वो चलता है। तो आर्य जो शब्द है वो श्रेष्ठता वाला शब्द हमारे यहाँ माना गया है। लेकिन दक्षिण भारत में एक दौर में ये कहा गया कि इस देश के मूल निवासी वो द्रविड़ हैं, दक्षिण भारतीय हैं। आर्य बाहर से आए और बाहर से आके उन्होंने यहाँ हमला किया, कब्जा किया, इस तरह की एक थ्योरी वहां चलाई गई, ऐसा उनका कहना है। लेकिन फिर बहुत से इतिहासकारों ने इस पर काम किया और स्पष्ट कर दिया कि आर्य बाहर से नहीं आए, आर्य यहीं के मूल निवासी हैं। और चूंकि अलग अलग क्षेत्रों में खान पान अलग है, अलग अलग क्षेत्रों में रहन सहन अलग है, तो तमाम चीजों के कारण परिवर्तन निश्चित रूप से वो देखने को मिलते ही हैं। और इसके कारण फिर एक सामाजिक समरसता की भी बात होती है। लेकिन आप जानते हैं राजनीति अक्सर तोड़ने का काम करती है, क्योंकि लोगों में ये कम हो रहे हैं। तो आप यदि हटा देंगे तो फिर बात कौन करेगा? फिर तो आपको पता ही नहीं होगा, ढूंढते रह जाओगे, फिर तो ढूंढते रह जाओगे सर, ढूंढते रह जाओगे। हाँ, तो इसलिए इनकी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। 100 में से चाहे 5 लोग मिले आपको ऐसे समरसता वाले, पर वो 5 हैं तो अस्तित्व तो है। वो 5 भी यदि आपने गायब कर दिए तो फिर क्या है? फिर कुछ नहीं है। 23 अप्रैल को वहां चुनाव है, 234 विधानसभा क्षेत्र हैं तमिलनाडु में, 2, 3, 4, और सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की वहां जरूरत होती। और अब यदि बात करें इस समय जो वहां विधानसभा की स्थिति है, डीएमके की सरकार 2021 में बनी। डीएमके की जो सरकार बनी उसमें उनको सीट मिली 134, 118 चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन डीएमके को अकेली पार्टी को 134 सीटें मिली। कांग्रेस उनके साथ में थी अलायंस में, 17 सीटें कांग्रेस को मिली। और मुख्य विपक्षी दल की बात करें तो एआईएडीएमके जो है उसको 62 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी पीएमके उनके साथ में थी, तो भाजपा को 4 सीटें वहां मिली। एक दौर में एक भी सीट नहीं आती थी। फैलाने को गालिब ख्याल, अच्छा चौगने हो गए जी। और अब इस बार का जो चुनाव है वो थोड़ा सा अलग लग रहा है, थोड़ा सा अलग इस तरीके से कह सकते हैं कि सीधा मुकाबला जो है वो डीएमके और एआईडीएमके में ये अक्सर रहता है। इस बार एक साउथ के सुपरस्टार विजय वो भी मैदान में आ गए हैं, और तो विजय जो है उनकी पार्टी टीवी के वो कुछ स्थानों पर मुकाबले को ऐसा लग रहा है अभी
कि वहां कुछ सीटों पर वो ट्रायंगल बना सकते हैं। लेकिन वहां दक्षिण में चूंकि अलग तरह के सुपरस्टार होते हैं, बहुत सारे बॉलीवुड के बराबर टक्कर देने वाला जो है मामला वहां रहता है, और रजनीकांत बहुत बड़ा नाम दक्षिण, तो इसी कारण से लगता है कि विजय जो है वो कुछ स्थानों पर वहां मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं। लेकिन फिर भी वहां के कुछ पत्रकारों की रिपोर्ट्स देखें, राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें, तो उनका कहना है कि विजय कुछ स्थानों पर त्रिकोणीय जरूर बनाएंगे मुकाबले को, लेकिन बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर पाएंगे। मुकाबला फिर भी मुख्य रूप से वही वोट काटना, हाँ, वोट काटने वाले वो साबित हो सकते हैं। किसकी लुटिया डुबो देंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे कुछ स्थानों पर, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके 2-3 बड़े कारण हैं जी, वो कारण भी मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ। एक तो तमिलनाडु की राजनीति कुछ हद तक राजस्थान की राजनीति से मिलती जुलती है। तू चल मैं आया। हाँ, पिछले कुछ वर्षों में जो है वहाँ बराबर परिवर्तन होता रहता है, जैसे राजस्थान में एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, तो ऐसे ही तमिलनाडु में अधिकांशतः, लगातार तो नहीं है लेकिन अधिकांशतः डीएमके एआईडीएमके बदलता रहता है। अब 67 की जो मैं बात कर रहा था कि उसके बाद में जो आंदोलन, ये द्रविड़ आंदोलन और तेज हुआ राजनीतिक सामाजिक रूप से, 67 में और 71 में खासतौर पर लगातार 2 बार सरकार बनी डीएमके की, और फिर 77 में सरकार आ गई एआईडीएमके की, फिर परिवर्तन हो गया, तो 84 में फिर एआईडीएमके आती है, 89 में डीएमके आ जाती है, और 89 के बाद 91 में जो है फिर चुनाव होता है और एआईडीएमके आती है। फिर 96 में परिवर्तन हो गया, 96 में डीएमके आ गई, 96, हाँ 96 में फिर डीएमके आ गई, फिर 5 साल बाद फिर परिवर्तन एआईडीएमके 2001 में, फिर परिवर्तन 6 में डीएमके आ जाती है, फिर 11 में फिर परिवर्तन, फिर एआईडीएमके आ जाती है। तो ये लगातार आप देख रहे हैं, एक बार तू एक बार मैं, एक बार तू, लेकिन एआईडीएमके जो है वो 2011 में भी जीतती है और 16 में भी जीतती है, वहां एक बार वो रिपीट कर रही है। तो यहाँ ये रिपीट नहीं करेगी, मुश्किल है, कारण है उसका, वहां के चुनाव में एक फैक्टर और चलता है, वो है चेन्नई फैक्टर, और वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। चेन्नई राजधानी है तमिलनाडु की जी, और अक्सर ऐसा कहा जाता है, पिछले 7-8 चुनावों का यदि आप विश्लेषण करेंगे जी, तो जिसने चेन्नई जीती है उसी ने तमिलनाडु जीता है। ओह ग्रेट। जो चेन्नई की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक बड़ी बात यह है कि पिछला जो चुनाव था 2021 का, 16 सीटें चेन्नई में आती हैं, 16 की 16 सीटें डीएमके ने जीती हैं, क्लीन स्वीप किया चेन्नई में, सुपड़ा साफ। और उसका असर आप पूरे रिजल्ट पर देख लीजिए कि आपको सीट चाहिए 118 और केवल अकेली डीएमके 134 जीत रही है। तो चेन्नई जीता तो तमिलनाडु जीता। चेन्नई में जो है इस बार जो माहौल है वो सत्ता विरोधी माहौल लग रहा है। चेन्नई के लोग जो बात कर रहे हैं, वहां की कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं जी, वहां जो सामान्य मतदाता है वो बात कर रहा है पानी की, पानी का बड़ा भारी संकट है, पानी ने नानी याद दिला। हाँ, और एक समय ऐसा था कि चेन्नई में जो है वो भूजल 2000 फीट नीचे चला गया था। तो एक बड़ा विषय जो है वो पानी का है, दूसरा विषय नौकरी बेरोजगारी का विषय है, और तीसरा विषय है महंगाई का। तो ये तीनों विषय ऐसे हैं कि जो सत्ताधारी दल है उसकी नाक में दम कर देते हैं। तो वहां स्टालिन के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है वो महंगाई है, पानी है और नौकरी है, बेरोजगारी है। और ये विषय यदि चेन्नई में उठ रहे हैं, इसका मतलब कि सत्ता विरोधी बात वहां नजर आ रही है। कुल मिला के चेन्नई में जो माहौल चल रहा है वो एक तरीके से सत्ता विरोधी माहौल चल रहा है। मुझे एक चीज और लगती है, हम कह सकते हैं कि वहां क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है राजनीति में, और सोशल इंजीनियरिंग शब्द थोड़ा सा अपने को हाईफाई लगता है, लेकिन हम कहें कि जातियों के प्रतिनिधित्व की बात जो होती है, उस प्रतिनिधित्व को यदि आप देखेंगे तो बहुत मजेदार बात है। क्या? बहुत लोगों को आश्चर्य हो सकता है, 4 प्रमुख पार्टियां जिनकी हम बात कर रहे हैं, डीएमके, एआईएडीएमके, कांग्रेस और भाजपा, चारों में से एक भी दल ने ब्राह्मण समाज के एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है। डीएमके, एआईएडीएमके, बीजेपी और कांग्रेस, 4 प्रमुख दल तमिलनाडु में जो चुनाव लड़ रहे हैं, चारों में से एक भी दल ने ब्राह्मण समाज के एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है। इसका मतलब ब्राह्मणों की वहां वक़्त नहीं है, या कह दूं कि उनके वोट में ताकत नहीं है। अब ये समझने वाली बात है। तो इसमें बड़ी बात और भी है, विरोधाभास देखिए आप। ये सारा जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन 70 के आसपास से शुरू हुआ। जैसा मैं कह रहा था 67 में आंदोलन प्रबल हुआ, द्रविड़ आंदोलन। 1970 से 1990 की बात करें तो तमिलनाडु की विधानसभा में एक औसत यदि हम बात करें तो लगभग 14-15 ब्राह्मण विधायक हुआ करते थे।
1990 से 2010 तक की बात करें तो औसत 7-8 विधायक हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे विलुप्त हो गए। और 2010 से लेके अब की बात करें तो कोई मुश्किल से 1-2 कोई मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो ढूंढते रहे। एक पक्ष दिख रहा है जी। लेकिन दूसरा पक्ष और है तमिलनाडु की राजनीति का। एक तरफ ब्राह्मण विरोध की जो राजनीति है इतनी बहुत प्रबल है, लेकिन फिर भी जयललिता जो वहां बहुत प्रसिद्ध मुख्यमंत्री रही, काम के लिए पहचानी गई, अलग तरह का एक अपना अंदाज था, वो जयललिता खुद ब्राह्मण थी और ब्राह्मण ही ब्राह्मण के विरोध में। और फिर लेकिन वो भी आगे नहीं बढ़ा पाई। लेकिन क्योंकि जनता में क्या करंट है वो करंट देखना पड़ता है। एक और मजेदार बात बताता हूं आपको इसमें कि ब्राह्मण समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी भी दल ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन ब्राह्मण वोटर तो है वहां। वो लगभग 3-4% के आसपास ब्राह्मण वोटर है। वो कहां जाएगा, वो किसको वोट देगा? तो यूजीसी का जो मामला चला था पिछले दिनों देश भर में, और ये कहा जा रहा था कि सवर्ण समाज जो है वो नाराज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी से। अब यदि इस बात को देखा जाए तो तमिलनाडु में इसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। तमिलनाडु में ब्राह्मण समाज का एक संगठन तमिलनाडु ब्राह्मण महासंघ, उसने आधिकारिक तौर पर लिखित में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। अपना कर सकते हैं मुकुल जी कि उत्तर भारत में चाहे कोई सा राज्य ले लीजिए, राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, कोई सा राज्य यहाँ का आप ले लीजिए, उसमें किसी भी एक जाति को टारगेट करके एकदम यूं किनारे किया जा सकता है कि एक भी सीट नहीं देंगे। और साथ ही साथ चाहे भले ही वहां विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण विरोध की बात हो रही हो, लेकिन ब्राह्मण अस्मिता और वहां से जो बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े विद्वान जो निकले हैं, उनमें किसी तरह की प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और उनमें बहुत से लोग वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। राजनीतिक दल भले प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हो, लेकिन इस तरह की राजनीति यदि राजस्थान में हो जाए, राजस्थान के आसपास के राज्यों में हो जाए, तो एक अलग तरह का बवाल हो सकता है। बहुत से सामाजिक संगठन जो है वो निर्दलीय के रूप में अपने कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं। हमने अनेक बार देखा है ऐसा। लेकिन वहां क्या स्थिति बनती है, वहां पर जिस तरीके की ये राजनीति है, डीएम के जो डूबने वाली मुझे लगती है, उसके पीछे एक बड़ा कारण और है। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि राजनीति तोड़ने का काम करती है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन जो हैं, वो भी बहुत बयान बीच बीच में देते रहते हैं। 2023 में उनका एक बड़ा बयान आया, बहुत खतरनाक बयान आया, और उसकी देश भर में कड़ी निंदा हुई, आलोचना हुई। मुझे लगता है वो बयान भी अभी वहां की फिजाओं में घूम रहा होगा। वो बयान था, उन्होंने सनातन की तुलना कर दी थी बीमारी से, मलेरिया से, डेंगू से, और कहा था कि सनातन को समूल नष्ट करना पड़ेगा। आखिर इतना विरोध कैसे कोई कर सकता है भाई? राजनीति में आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यदि आप भारत में रह के और इस तरह की राजनीति करने लग जाओ कि आप कहने लगो कि सनातन को समूल नष्ट करना है, जनता इन चीजों को भूलती नहीं है। उस समय भी बहुत विरोध हुआ था, इस समय भी चुनाव में ये विषय चलेगा। डीएमके को भारी नुकसान इसका उठाना पड़ेगा, लेकिन डीएमके इस तरह की राजनीति करती आई है। मुझे याद आता है उदयनिधि स्टालिन के दादा एम करुणानिधि, वो जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब वो भी लगभग इस तरह की बातें करते थे। हिंदी विरोधी भी बातें होती थी। और उस समय शायद मैं ठीक याद कर रहा हूं तो सुब्रमण्यम स्वामी जो है, उन्होंने तो 1-2 बार रावण के साथ में तुलना कर दी थी उनकी। राजनीति विकास की होनी चाहिए, राजनीति जीवन स्तर बढ़ाने वाली होनी चाहिए। पानी से तरस रहे हैं, हम महंगाई से त्रस्त हैं। 2000 फीट पर पानी गया हुआ है और हम बेरोजगारी से ग्रस्त हैं। लगता है कि अभी की परिस्थितियां देखते हुए हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु में सत्ता का लाडू मिल रहा है AIADMK को, और डीएमके बाहर हो रही है सत्ता से। स्पष्ट बहुमत के साथ AIADMK सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में रहने वाली है, और सत्ता विरोधी माहौल निश्चित रूप से वहां चलेगा। टीवी के पार्टी के विजय वो चौंका सकते हैं, कुछ सीटों पर, कुछ स्थानों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा और मामला आ जाएगा कुल मिला के चुनाव उन्हीं विषयों पर, पानी, महंगाई, बेरोजगारी और सत्ता विरोधी लहर, इनके सहारे पार पड़ जाएगी AIADMK की। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? तमिलनाडु की राजनीति पर क्या कहना है आपका? क्या सच में वापसी कर रही है AIADMK? क्या सत्ता से बाहर हो रही है DMK? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, और साथ ही साथ तमिलनाडु के साथ साथ पश्चिम बंगाल को लेकर भी हम जल्दी कुछ नए वीडियो लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।